हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑन द लोकेशन ऑफ द सीएम। बच्चों, आपको लोकेशन ऑफ द सीएम का फॉर्मूला तो मालूम ही होगा। आर सी एम इज इक्वल्स टू M1 R1 प्लस M2 R2 अप टू MN RN डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 अप टू Mn। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और जब भी मैं ऐसा बोलता हूँ उस टाइम पर एग्जांपल सॉल्व करने के टाइम हमारा रूल क्या होता है बच्चों? सबसे पहले आपको अपनी तरीके से ट्राई करना होगा, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को देखो। एग्जांपल तो आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखिए क्या लिखा है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द थ्री पार्टिकल सिस्टम at the vertices of an equilateral triangle. The masses of the particle are 100 gram, 150 gram and 200 gram respectively. Each side of the equilateral triangle is 0.5 meter long. देखिए मैं क्या करता हूँ, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करता हूँ जो यहाँ पर x एक्सिस है और यहाँ पर y एक्सिस है। और उसके ओरिजिन पे मैं ट्राइंगल का एक कॉर्नर सिलेक्ट करता हूं। तो क्या ऐसा होगा कि नहीं? ठीक है, देखो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप इस कॉर्नर को ही सिलेक्ट करो, आप यहाँ भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ ऐसा ड्रॉ करना चाहे, ऐसा ट्राइंगल, तो भी ड्रॉ कर सकते हैं। या तो हम ऐसा अगर ट्राइंगल ड्रॉ करना चाहे तो भी हम ऐसा भी ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इजी रहे इसीलिए मैंने ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ किया है। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से देख रहे हो, उसका जो सेंटर ऑफ मास है, उसका जो लोकेशन है ट्राइंगल में, वो तीनों मास से जो डिस्टेंस पे है वो तो सेम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सोचो कि यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 100 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 150 ग्राम और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 200 ग्राम। ओके, अभी हमारे पास कितने मास है बच्चों? 3 मास है। अभी इसका लोकेशन ये ओरिजिन पे है इसलिए 0 0। अब ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की साइड कितनी होती है? यहाँ पे मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी साइड कैसी होती है? इक्वल। और कितना लेंथ दिया है? 0.5 मीटर। 0.5 मीटर का मतलब क्या है कि 50 सेंटीमीटर, ऐसा हम बोल सकते हैं। 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में यहाँ पे मैं लूंगा तो इसका लोकेशन क्या होगा 150 ग्राम का? इसका लोकेशन होगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका लोकेशन, तो बच्चों ये जानना बहुत जरूरी है कि देखो कैसे लोकेशन आएगा। ये एंगल कितना है? ये एंगल है 60 डिग्री। ये कैसे पता चला? इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये जो साइड होगी, ये देखिए ये कितनी साइड है? ये है 50, ठीक है। तो ये होगा 50 cos 60 और इतना होगा 50 sin 60। कैसे पता चला बच्चों? इक्विलेटरल राइट एंगल ट्राइंगल में आपको हमने बताया था कि साइड की जो होती है वो cos और अपोजिट होता है वो sin। तो इसका मतलब 50 cos 60 का मतलब क्या होता है? cos 60 1/2 होता है तो 50/2 इसका मतलब 25। तो x कोऑर्डिनेट कितना हुआ? 25। और y कोऑर्डिनेट, और ये साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है। तो 50 इंटू √3/2, तो ये हो गया 25 √3। तो 25 √3, ठीक है, कॉमा नहीं करना है। ओके, तो हमें मिल गया R1 R2 R3। हमारे पास M1 M2 M3 है। मैं यहाँ पे M1 इज इक्वल्स टू लिख देता हूँ 100 ग्राम, ठीक है। M2 इज इक्वल्स टू लिख देता हूँ 150 ग्राम। M3 इज इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ 200 ग्राम, ठीक। अब R1, R1 इज इक्वल्स टू 0 0। R2, R2 इज इक्वल्स टू 50 0। और R3, R3 इज इक्वल्स टू 25 कोमा
25√3। ठीक है, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज RCM is equals to M1R1 plus M2R2 plus M3R3 divided by M1 plus M2 plus M3। तो M1 कितना है 100, ठीक है, R1 कितना है 0 प्लस M2 कितना है 150, R2 कितना है 50 और प्लस M3 कितना है 200 और R3 कितना है 25√3। ठीक, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, 100 प्लस 150 250 होता है और 250 प्लस 200 तो 450 होता है। ठीक है, ओके। अब देखिए मैं डायरेक्टली करता हूँ, 100 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, 150 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए 0 प्लस 15 5 जा 75, तो ये हो गया 7500। ठीक है, प्लस ये 25 इंटू 200 इसको करूंगा तो 25 2 जा 50, तो 5000 हो गया। ये हो गया हमारा x। अभी y की बात करें तो 100 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0, फिर 150 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप वीडियो को आगे, मतलब कि जिन बच्चों को पता चल गया है वो आगे ले जा सकते हैं। 200 इंटू 25√3, तो ये हो गया 25 2 जा 50, तो 5000√3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 450। ठीक है, तो अब आगे आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। अब देखिए क्या है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप लेमिना। क्या आपको एल शेप लेमिना ऐसे दिख रही है? देखिए ये अ थिन फ्लैट प्लेट विथ अ डायमेंशन एज शोन इन द फिगर। देखिए आपको दिख रहा होगा ये 3 स्क्वायर है। ठीक है, 1 मीटर के 3 स्क्वायर है। द मास ऑफ द लेमिना इज 3 किलोग्राम। तो बच्चों ऐसे एग्जांपल में कैसे सॉल्व करें, पहले आप ट्राई कीजिए कैसे सॉल्व करना है। आपको पहले सभी स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास मालूम करना है। बच्चों सभी स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर अगर ले वो यूनिफॉर्म शेप है तो सेंटर में आएगा, इसका भी सेंटर में आएगा और इसका भी कहाँ आएगा, सेंटर में। ठीक है, अभी तीनों का मास सेम ही रहेगा। कितना मास रहेगा? 1 किलोग्राम। इसका भी कितना रहेगा? 1 किलोग्राम। इसका भी कितना रहेगा? 1 किलोग्राम। तो मास तीनों का सेम है। तो हमें जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाना है उसमें m1 इज इक्वल्स टू, सोचो कि मैं 1 ले लेता हूं और इसका कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, देखिए ये हाफ होगा तो 0.5 सॉरी 0.5 और यहां पर भी क्या होगा 0.5 ही होगा। तो इसका मतलब 0.5 0.5 m1 r1 हो गया। अब m2 मैं इसको ले लेता हूं तो 1 इंटू इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा और y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा 1.5। समझ में आ रहा है थोड़ा सा आपको? यहां तक देखिए ये पूरा तो 1 हो गया और ये इतना आधा तो 1.5 प्लस m3 भी 1 रहेगा और r3 तो इसका ये x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट कितना होगा 1.5। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा 0.5। ठीक है, डिवाइडेड बाय तीनों का मास मतलब कि 3, तीनों का मास का सम। अब सॉल्व कर सकते हो इजीली। अब मैं इसको नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि बच्चों में इसकी मेथड ऑलरेडी बोल चुका हूं, इसलिए अब ये इजी हो गया, बहुत इजी हो गया। ओके, देखो गिव द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर, सिलेंडर, रिंग एंड क्यूब, ईच ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। ओके, तो स्फीयर का कहां पे होता है? सेंटर पे। सिलेंडर का कहां पे होता है? ये सिलेंडर है।
सिलेंडर का भी उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर में होगा। ठीक है, उसकी एक्सिस निकालो यहाँ से और यहाँ से, तो उसके सेंटर पे। रिंग, तो रिंग का भी हमने देखा था कि यहाँ सेंटर पे होता है। और क्यूब, क्यूब का मतलब कि देखिए ये जो क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास भी उसके सेंटर पे होगा। क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्म शेप है। ईच ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी भी कैसी है? यूनिफॉर्म। डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी नेसेसरीली लाई इनसाइड द बॉडी? नो। देखो ये रिंग वाला केस जो है उसमें इनसाइड द बॉडी है, नहीं है, बाहर है। आप ऐसा प्लीज बिल्कुल मत सोचना कि सर ये तो देखिए ये रिंग हो गई तो ये रिंग के अंदर ही है ना, नहीं। इनसाइड द बॉडी का मतलब मास वाला पोर्शन, ऐसा ऐसा मतलब कि क्या ऐसा कंपलसरी है कि सेंटर ऑफ मास जो मास वाला पोर्शन है उसी के मतलब कि वहां पर ही होना चाहिए? नहीं, ऐसा। ठीक है, अभी 7.2 देखिए। इन द HCl molecule the separation between nuclei of two atoms is about 1.27 angstrom। HCl molecule आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, हाइड्रोजन और क्लोरीन मोलेक्यूल, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1.27 एंगस्ट्रॉम। ये मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन और ये ले लेता हूँ क्लोरीन, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना ले लो? 1.27 एंगस्ट्रॉम। ओके, फाइंड द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ द CM ऑफ अ molecule given that chlorine atom is about 35.5 times as massive as hydrogen atom and nearly all the mass of the atom is concentrated at its nucleus। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं नहीं बोल रहा, फैक्ट बोल रहा है। मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल्स टू मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 35.5। जब भी ऐसा बच्चों क्वेश्चन आए तब आपको क्या करना है? किसी एक को, इनमें से किसी एक को ओरिजिन मान लेना। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हाइड्रोजन को ही ओरिजिन माने या सिर्फ क्लोरीन को ही ओरिजिन माने। किसी भी जगह पर आप ओरिजिन मान सकते हो। मैं यहाँ पे ओरिजिन मानूं तो भी चलेगा। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप ट्राई कर लेना, देख लेना। मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को ओरिजिन मान लेता हूँ और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। ये ओरिजिन मानने से क्या अच्छा रहेगा बच्चों? ओरिजिन मानने से ये हम क्या ले सकते हैं? 0 0। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.27 एंगस्ट्रॉम कोमा 0, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब कि y तो दोनों के लिए 0 ही है, सिर्फ x ही है। तो XCM अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे? मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 0 प्लस मास ऑफ क्लोरीन इंटू 1.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ क्लोरीन। अब ये तो 0 हो गया, और मास ऑफ क्लोरीन कितना है? तो ये हो गया 35.5 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 1.27 एंगस्ट्रॉम। इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं बच्चों। किसको? इसको क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है? 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। और नीचे क्या करना है? देखिए, मास ऑफ हाइड्रोजन को तो मैं mh ही रहने दूंगा, प्लस मास ऑफ क्लोरीन क्या है? तो ये है 35.5 मास ऑफ हाइड्रोजन। चलो इसको सॉल्व करें तो मास ऑफ हाइड्रोजन कट हो जाएगा और क्या मिलेगा? 35.5 इंटू 1.27 एंगस्ट्रॉम, और नीचे 36.5 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा XCM। समझ में आया कि नहीं? 35.5 क्या है? देखो अगर हम सॉल्व करें इसको, 35.5 इंटू 1.27 divided by 36.5. So what will be our answer? Our answer will be 1.23 एंगस्ट्रॉम। क्या आएगा? 1.23 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब 1.23 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है? कि हाइड्रोजन से, कहां से? हाइड्रोजन से। सोचो कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो हाइड्रोजन से कितनी दूरी पे?
1.23 एंगस्ट्रॉम। अगर कोई हमें पूछे कि भैया क्लोरीन से कितनी दूरी पे, तो 1.27 में से 1.23 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 0.04 एंगस्ट्रॉम। और ये भी मतलब कि आपको पता ही है कि ये हेवियर है क्लोरीन, तो उसके साइड ही सेंटर ऑफ मास आएगा। ठीक है, थोड़ा समझ में आया आपको? आपको देखना है कि हम कहाँ से देख रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास वह लोकेशन से है, वो लोकेशन से। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बोल रहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, और ये हो गया हमारा क्लोरीन, और हम यहाँ से देख रहे हैं। और सोचो कि ये डिस्टेंस है 2 एंगस्ट्रॉम, सोच लो, सिर्फ सोचो। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोचो कि ये है एक्स एक्सिस, आपको दिमाग में जा रहा है थोड़ा थोड़ा। तो हाइड्रोजन का लोकेशन क्या आएगा बच्चों, हाइड्रोजन का लोकेशन आएगा 2,0, और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना था, 1.27 एंगस्ट्रॉम था। तो इसका मतलब क्लोरीन का लोकेशन यहां से कितना हो जाएगा, 2 + 1, सो 3.27 एंगस्ट्रॉम। मतलब कि ये हो गया 3.27, 0। ठीक है, अब अगर हम एक्ससीएम फाइंड करें, एक्ससीएम, ठीक है, तो एक्ससीएम देखो ये 1.23 एंगस्ट्रॉम है ना, मैं इसको ऐसा लिखूंगा, फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, 1.23 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। अभी एक्ससीएम का फॉर्मूला M1x1, तो पहले मास ऑफ हाइड्रोजन लिख देता हूं, ठीक है, इनटू एक्स, उसका एक्स कितना है 2, प्लस मास ऑफ क्लोरीन, उसका एक्स कितना है 3.27। बच्चों एंगस्ट्रॉम कट हो जाएगा, इसलिए सॉरी एंगस्ट्रॉम कट नहीं हो गया, सॉरी, वो आएगा ही पीछे, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल दिखे इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ क्लोरीन। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ डायरेक्टली, 36.5 मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिए अभी 2 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन, या तो फिर 2 लिखो सिर्फ, और ये 3.27 इंटू 35.5, ऐसा लिख सकता हूँ। कैसे, देखो ये मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन है, कितने टाइम, 35.5 टाइम मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ तीनों कैंसिल हो गए, तो ये बचा 2, और ये बचा इनका मल्टीप्लीकेशन, और ये बचा, ये आया 36.5। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आपको अच्छी तरीके से? अब देखो इसका कैलकुलेशन अगर हम करें, तो 3.27 क्या आया था बच्चों, 3.27 इंटू 35.5, ठीक है, और उसके साथ हम किसको ऐड करेंगे, 2 को, तो 118.085 होगा, डिवाइडेड बाय 36.5 करें, तो हमारा आंसर होगा 3.23 एंगस्ट्रॉम। कितना होगा, 3.23 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ये 3.23 एंगस्ट्रॉम कहां से, फ्रॉम ओ, ओ से, ये जो सेंटर ऑफ मास आया, ये इसको मैं सेंटर ऑफ मास मान लूं, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहां से कितना, 3.23 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों हाइड्रोजन से कितना आएगा, तो उसमें से तो हमें 2 माइनस करना होगा। कहने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन से तो कितना आया, 1.23 एंगस्ट्रॉम ही आया, या फिर अगर क्लोरीन से देखो तो वो तो 0.04 एंगस्ट्रॉम आया। समझ में आ रहा है आपको? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से देख रहे हो। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्या दिया है, एक क्यूब दिया है, ठीक है, आपको दिख रहा है, शोज अ क्यूबिकल बॉक्स मेड अप ऑफ नेग्लिजिबल थिन मेटल शीट ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है। If the length of the each side of the box is 40 सेंटीमीटर, आपको दिख रहा है सभी की साइड कितनी है, 40। फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉक्स। बच्चों सबसे पहले तो क्या काम करना होगा, हमें सभी के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। ये ए है, ठीक है, फिर
बी, फिर सी, फिर डी, फिर किसका ई, फिर किसका एफ, फिर जी और एच, इन सब के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा? देखो ए कौन सी एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है, दिख रहा है आपको। एक्स एक्सिस पर कितना आगे? 40 सेंटीमीटर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका लिख दिया 40 सेंटीमीटर। ठीक है। क्या एक्स, ये ए जो है ये जेड एक्सिस पे है? नहीं, जेड एक्सिस तो यहाँ पर 0 ही है, तो उसका जेड कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0। क्या ये वाई एक्सिस पे है? तो वाई का तो भी 0 यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये हो गया 40 0 0। अब बात करते हैं बी की। तो बच्चों बी तो देखो ओरिजिन पे है, अच्छी तरीके से आपको दिख रहा है, तो उसका क्या आएगा? 0 0 0। सी, सी का कैसा आएगा? सी कहां पर है? देखिए सी, सी इज एग्जैक्टली ऑन द वाई एक्सिस। तो इसका मतलब क्या है कि उसका एक्स और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो क्या आएगा? 0 40 0। अब बोलोगे सर आप कोऑर्डिनेट क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि बच्चों यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये जो है, ये सोचो कि ये ऊपर की प्लेट है, ये वाली, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। तो हमें अगर उसको जानना है, तो इसका मतलब क्या है कि इन चारों को ई एफ जी एच उनके कोऑर्डिनेट को प्लस करके डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो उसका सेंटर निकल आएगा कि नहीं? ये कॉमन सेंस की बात है। ठीक उसी तरह इसका अगर हमें सेंटर ऑफ मास मालूम करना है, तो उसके चारों कोऑर्डिनेट है उसको प्लस कर दे, डी सी जी एच, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ मास निकल आएगा। अगर इसका मालूम करना है, तो इसका हम चारों कोऑर्डिनेट प्लस करके डिवाइड बाय 4 कर दे तो निकल आएगा। इसका भी ऐसा निकल आएगा। समझ में आया कि नहीं? आगे पीछे सबका ऐसा निकल आएगा। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबके कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए कि मैं कोऑर्डिनेट्स क्यों निकाल रहा हूँ, इसलिए मैंने बोल दिए। अभी देखिए हमने किसका कोऑर्डिनेट निकाला? ए बी सी। अभी डी की बात करते हैं। डी, डी कौन से प्लेन में है? डी एक्स वाई प्लेन में है। अच्छी तरीके से देखिए, डी, डी यहाँ पे है। कौन से प्लेन में है बच्चों? एक्स वाई, मतलब कि उसका जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? जेड कोऑर्डिनेट। एक्स और वाई वो दोनों 40 40 होंगे, तो इसका मतलब 40 40 0। ठीक है। अभी ई की बात करें, ई कहां पर है? देखिए अच्छी तरीके से, ई यहाँ पर है। तो ई कौन से प्लेन में है? ई है ये प्लेन में। ये कौन सा प्लेन हो गया? ये हो गया एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन है और वाई तो यहां से शुरू ही हो रहा है, तो वाई 0 और एक्स और जेड दोनों 40, तो मतलब कि 40 0 40। ठीक है। अभी एफ की बात करता हूं। बच्चों आप भी अच्छी तरीके से देखिए और अपनी ओर से ट्राई कीजिए पहले एफ का लिखने की। एफ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एफ का कोऑर्डिनेट अच्छी तरीके से देखिए। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको पता चल रहा है तो आप वीडियो को डायरेक्टली फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है। एफ एग्जैक्टली जेड एक्सिस पर है, देखिए अच्छी तरीके से जेड पे है, तो इसका मतलब उसका एक्स और वाई दोनों 0 होगा, तो मतलब कि 0 0 40। अभी जी की बात करें, जी, तो जी कौन से प्लेन में है? जी वाई जेड प्लेन में है, तो इसका मतलब क्या है कि जी का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 40 40। और एच, एच बच्चों एक्स में है, वाई में है और जेड तीनों में है, इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेट होगा 40 40 40। ओके, ये तो हो गए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। अब आइए निकालते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ईच प्लेन। देखो मैं क्या बोलता हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। मैं ए बी सी डी ये वाला जो है, इसका सेंटर ऑफ मास जानना चाहता हूँ, तो ये यहाँ पे होगा कि नहीं? अगर मुझे जानना है तो ए बी सी और डी चारों के कोऑर्डिनेट को ऐड कर दूं और डिवाइडेड बाय 4 कर दूं, तो मुझे ये मिलेगा कि नहीं? अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये कैसे मिलेगा बच्चों? या तो डायरेक्टली अगर आप बोलो तो भी मिल सकता है शायद। कितना होगा ये? देखो ये एक्स वाई प्लेन में है ना, मतलब कि उसका जेड कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, और ये आधा ले लो और ये आधा ले लो, मतलब कि 20 होगा और ये 20 होगा और 0,
मतलब कि 20 20 0 ऐसा होगा कि नहीं? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन इजीनेस इन द कैलकुलेशन थोड़ी सी आए, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, देखो ऐसा भी आप कर सकते हो, ये कॉमन सेंस है, तो कोई भी बच्चा ऐसा कर सकता है। ठीक है, कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं सर ऐसा करेंगे तो चलेगा, हाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो ABCD है, उसके कोऑर्डिनेट अगर मैं जानना चाहता हूँ तो ABCD प्लेन ABCD का, उसका CM अगर मैं जानना चाहूँ प्लेन ABCD का, तो ABCD कहाँ पर है, देखिए ये A है, ये B है, ये C है और ये D, उनके चारों को प्लस कर दो, 40 + 0 + 0 + 40, 40 + 0 + 0 40 डिवाइडेड बाय कितने को प्लस किया, 4 को, तो डिवाइडेड बाय 4। फिर y को 0 0 40 40, 0 + 0 + 40 + 40 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, कोमा करके अभी z का देखो, तो 0 0 0 0, तो उसका कितना आएगा, 0। समझ में आया कि नहीं? ये तो आपको समझ में आया, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्लस करके पहली बार दिखाया। तो देखिए 40 + 40 80 डिवाइडेड बाय 40 कितना होता है, 20। दूसरा भी 20, तीसरा 0। तो हमारा ABCD कितना आ गया, 20 20 0, ABCD का ये पॉइंट। ठीक है, अभी ये ABCD ये प्लेन हो गया। ठीक है, एक क्यूब में कितने फेस होते हैं बच्चों, 6 फेसेस। तो ये फेस का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो देखिए उसमें कौन है, ABFE, तो ABFE या ABEF, तो देखिए ABEF। ठीक है, तो उसका कैसे जाने, तो उनका देखो 40 + 0 40 + 0 तो 80, 80 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना होगा, 20। समझ में आया? आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कहाँ, ये आ गया हमारा, कितना आ गया, ये 20 और ये 20, y0, तो 20 0 20, क्या ऐसा लिख दे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। उसका सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली अगर आप लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, और वो मैंने प्लस वाला बोला, वो अगर आप करना चाहो तो भी कर सकते हो। ये ABEF हो गया, ये प्लेन हो गया। अभी ऊपर वाला देखते हैं, EFGH, कौन सा, EFGH, क्या आपको ऊपर वाला प्लेन दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, सीलिंग भी बोल दो। तो EFGH का कितना होगा, मैं यहाँ पे EFGH लिख रहा हूं, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब देखिए, उसका तीनों एक्सिस होंगे, एक्स वाई और जेड। अभी ये ऊपर है, इसका मतलब क्या है कि उसका वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी जेड कोऑर्डिनेट 40 होगा। या तो EFGH वाला मैंने जो बोला वो आप ऐड करके कर लो, 40 + 0 + 0 + 40 डिवाइडेड बाय 4 तो 20। दूसरे में भी कितना आएगा, 20। ठीक है, तो 4 प्लेन नहीं, अभी तक हमने 3 प्लेन ही डिस्कस किए। चलो थोड़ा स्पीड करते हैं। ये EFGH वाला हो गया, फिर DCHG, DCHG, तो DCHG आपको दिख रहा है, DCHG, तो उसमें क्या आएगा, DCHG में y कोऑर्डिनेट 40 आएगा, क्यों, क्योंकि इधर है इसीलिए, और तो इसका मतलब 20 40 20 ऐसा आप लिख सकते हो, DCHG। ठीक है, ये 4 प्लेन हो गए, ये वाला, ऊपर वाला, 4। अभी आगे वाला कौन सा, AEDH, कौन सा, AEDH, तो AEDH आपको दिख रहा है ना, AEDH का कैसा होगा, तो वो आप देखिए, वो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा आगे, तो उसका मतलब है कि x कोऑर्डिनेट 40 होगा। AEDH, ये A हो गया, ये E हो गया, ये D और ये H, तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 40 होगा, x कोऑर्डिनेट 40, y कोऑर्डिनेट, अब ये 0 40 0 40 है इसलिए 20,
और z कोऑर्डिनेट भी 20। ठीक है, अब एक बचा कौन सा, पीछे वाला BCFG या BCGF। देखो उसको डायरेक्टली मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, BC और GF है तो 0 0 0 0, तो इसका मतलब x0, फिर 0 40। अब मैं y एक्सिस में y कोऑर्डिनेट देख रहा हूँ, आपको पता चल रहा है ना, ऐसा 0 + 40 40। अब ये 0 + 40 40, टोटल 80 80 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना हो गया 20। अब ये 0 0 और 40 40, तो ये कितना हो गया 20। तो हमें सभी प्लेन के मिल गए। अभी इन सबको ऐड करना है, कितना प्लेन है 1 2 3 4 5 6, तो नेट कितना आएगा RCM। सबका मास सेम है, मैं क्या बोलता हूं कि देखो अगर ऐसा है कि RCM is equals to MR1 plus MR2 plus MR3 up to MR6 divided by M plus M plus M प्लस एम प्लस एम प्लस एम, तो ये कितनी टाइम एम हो गया 6 टाइम एम हो गया, और ऊपर भी देखिए एम है तो वो एम कट हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द आंसर, इट विल बी सिंपली R1 प्लस R2 अप टू प्लस R6 डिवाइडेड बाय 6। ये सिंपल फॉर्मूला हो गया, कब, जब यूनिफॉर्म डेंसिटी और ऐसा हो तब। तो हमें सेंटर ऑफ मास ही फाइंड करना है, तो देखिए सारे एक्स को मैं ऐड करता हूँ, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 40, तो कितना हो गया देखिए ये 40 प्लस 40 80 प्लस 40 120। फिर y की बात करें तो 20 20 40 40 प्लस 40 80 और 80 प्लस 40 120। और तीसरा 20 प्लस 40 60 प्लस 20 80 प्लस 40 120। ओके, डिवाइडेड बाय 6, तो 120 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है 20 20 20। ओके, 2020 चल रहा है 2020। ओके, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अभी दूसरा क्या है, इफ द बॉक्स इज ओपन फ्रॉम द अपर साइड मींस EFGH, ये वाली साइड क्या है एब्सेंट है। Find out the coordinates x dash y dash and z dash cm of the center of mass of the box। अच्छा, वो ऊपर वाला एब्सेंट है, कौन सा EFGH वाला एब्सेंट है ना, तो EFGH को नहीं गिनना है। ठीक, अब बाकी सारे गिन लो, तो R dash CM इज इक्वल्स टू क्या आएगा R1 प्लस R2 अप टू R5 डिवाइडेड बाय 5। समझ में आया अच्छी तरीके से आपको। अच्छा, अगर हम करें तो क्या आंसर आता है देखिए, 20 प्लस 20 40 40 प्लस 20 60 प्लस 40 तो 100, कोमा, फिर 20 प्लस 40 60 प्लस 20 80 प्लस 20 तो 100। फिर ये वाला तो 20 प्लस 20 40 40 प्लस 20 60 और ये 80 डिवाइडेड बाय 5। तो 100/5 कितना हुआ 20, 100/5 कितना हुआ 20, 80/5 कितना हुआ 60। तो ये हो गया हमारा नया CM। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने ऊपर की छत निकाल दी तो जो CM यहाँ पे था पहले एग्जैक्टली यहाँ पे था, यहाँ से 20 यहाँ से 20 और यहाँ से 20। ठीक है, तो CM जो पहले यहाँ पे था अभी ऊपर का मास हमने थोड़ा सा निकाल दिया तो नीचे का मास हेवी हो गया ना, इसलिए CM थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होगा। ठीक है, ये देखिए हमने इस साइड में कुछ नहीं किया है, तो इसका मतलब उसका तो 20 वही रहेगा। हमने आगे और पीछे भी कुछ नहीं किया था, उसका 20 तो कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ किसका चेंज होगा Z वाला का, क्योंकि Z एक्सिस में हमने चेंज किया है ना। समझ में आ रहा है ना आपको अच्छी तरीके से, ऐसे। ओके जिस साइड से मास निकालते हो उससे अपोजिट में चेंज होगा। बच्चों इसमें मैं आपको सिर्फ हिंट दे दूंगा, क्या है देखिए,
As shown in the figure, the stone 30, 60, 90 and 120 gram are placed at 3, 6, 9 and 12 are symbols respectively of weightless dial of clock having the radius of 10 centimeter. तो ये यहाँ से यहाँ 10. Find the coordinate of the center of mass of this system. देखिए आपको मास दिख रहा है अच्छी तरीके से, ये 30 ग्राम है, ठीक है, ऊपर वाला 120, ये 90 और ये 60, तो 30, 60, 90। अभी 30 ग्राम का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 30 ग्राम का कोऑर्डिनेट होगा 10, 0। 60 ग्राम का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बच्चों मैं यहाँ पे ओरिजिन ले रहा हूँ, तो इसका मतलब 60 ग्राम का कोऑर्डिनेट होगा 0, -10। अभी यहाँ पर -10, 0 और 120 का कितना होगा बच्चों? 0, 10। तो आपके पास R1 है, इसको चलो R1 ले लो, इसको क्या ले लो? R2 ले लो, इसको ले लो R3 और इसको ले लो R4। तो आपके पास R1, R2, R3, R4 है। R1 ले लिया, इसका मतलब क्या है? इसको हम ले लेंगे M1, इसको क्या ले लेंगे? M2, इसको ले लेंगे M3 और इसको M4। So you have a M1, M2, M3 and M4 also. So easily you can find it out. Okay? Next example देखिए। A boy standing on the terrace of the 10-storied building. कितनी स्टोरी वाली बिल्डिंग है? 10-storied building. ओके चलो मैं ट्राई करता हूँ। ये 10th फ्लोर, ये 9th, ये 8th, ये 7th, ये 6th, ये 5th, ये 4th, ये 3rd, ये 2nd और ये है 1st फ्लोर, ठीक है। हाँ, drops of 4 stone of different mass at one moment. If the stone of 500 gram is at 8th floor, ओके कौन से फ्लोर पे? 8th फ्लोर पे। कौन सा? 500 ग्राम। फिर स्टोन ऑफ 400 ग्राम इज एट 6th फ्लोर। 400 ग्राम इज एट 6th फ्लोर। 6th फ्लोर पे कितना? 400 ग्राम। मैं सही तो लिख रहा हूं? हाँ। स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम एट 3rd फ्लोर। अच्छा 1 को मैं 1000 ग्राम लिख देता हूं, 1000, ठीक है। ओके फिर स्टोन ऑफ 600 ग्राम रिच्ड एट 1st फ्लोर। ओके कितना? 600 ग्राम। Then center of mass of the system of 4 stone is at, कितने स्टोन है? 4। ये 600 ग्राम फर्स्ट फ्लोर पे है ना, तो बच्चों डायरेक्टली मैं अगर ऐसा करूं 600 इंटू 1 प्लस 1000 इंटू 3, कुछ समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे ओरिजिन ले रहा हूँ और यहाँ से सबका डिस्टेंस देख रहा हूँ, ये 1 ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसा 1000 इंटू 3 तो 400 इंटू कितना हो गया? 6। फिर 500 इंटू कितना होगा? 8। ओके डिवाइडेड बाय टोटल मास करना है बच्चों, टोटल मास 500 ग्राम प्लस 400 ग्राम 900 ग्राम, 900 ग्राम प्लस 1600 600, तो कितना हो गया? 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 1000 मतलब कि कितना ग्राम है? हमेशा 15 2500 बोल सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करो तो क्या आंसर मिलेगा? देखो अच्छी तरीके से, ये हो गया हमारा 600, ये हो गया हमारा 3000, ये हो गया हमारा 2400 और ये 8 5 जा 40, ये हो गया हमारा 4000 और डिवाइडेड बाय 2500, ठीक है। तो क्या मिला हमें बच्चों? 600 प्लस 3000 प्लस 2400 प्लस 4000, okay, divided by 2500. So what is our answer? Our answer is a 4. So इसका मतलब कहाँ पे होगा वो? 4th फ्लोर पे, ठीक है। देखिए ये बहुत अच्छा सम है। The distance between two particles of mass m1 and m2 is r. अच्छी तरीके से देखना बच्चों,
ये है मास m1, ये है मास m2, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r। If the distances of these particles from the center of mass of the system are r1 and r2 respectively, सोचो कि यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस कितना है r1 और इसका डिस्टेंस कितना है r2। then show that this, हमें ये शो करना है कि r1 इज इक्वल्स टू, r1 इज इक्वल्स टू क्या, तो पूरा डिस्टेंस और सामने वाला मास m2 अपॉन m1 प्लस m2 ऐसा। देखो ये बहुत शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है, अच्छी तरीके से याद भी रखना। r2 इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 ऐसा शो करना है। तो कैसे शो करें बच्चों, देखो मैं cm को ओरिजिन ले लेता हूं, तो ये 0 0 हो गया, समझ में आ रहा है आपको, ये क्या हो गया बच्चों, 0 0 हो गया। ये अगर 0 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है, देखिए RCM इज इक्वल्स टू क्या होता है, M1R1 प्लस M2R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। लेकिन RCM तो 0 है और M1R1 नहीं है, माइनस M1R1। सोचो क्यों, मैं नहीं बोलूंगा। M2R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, m1 प्लस m2 इसके साथ आएगा तो 0, तो हमें क्या मिलेगा, m1r1 इज इक्वल्स टू m2r2। सोचो कैसे, सोचो, देखो आपको ही सोचना है, जितना आप सोचोगे उतना आप फायदे में रहोगे। अभी m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू r2 अपॉन r1, तो मास इनवर्स रेशियो में है। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, masses are in inverse ratio। ये कई बार क्वेश्चन आता है कैसे रेशियो में होता है, masses are in inverse ratio of distance from cm। इनवर्स रेशियो मतलब देखिए m1 अपॉन m2 एक साइड है और दूसरी साइड r2 अपॉन r1 है। ठीक है, जिसका मास ज्यादा उसका डिस्टेंस कम, वो तो हमें पहले से पता है सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, कंपोनेंट और डिविडेंड ऐसा कर सकते हैं। देखिए कंपोनेंट और डिनोमिनेटर में करेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं m1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, r2 अपॉन r1 प्लस r2। पर ये r1 प्लस r2 अगर मैग्नीट्यूड वाइज प्लस करे तो क्या होता है, बट r1 plus r2 is equals to r, therefore what we can say, m1 upon m1 plus m2 is equals to r2 upon r। तो चलो r2 को सब्जेक्ट बनाओ, m1 upon m1 plus m2 into r is equals to क्या मिल गया हमें, r2। समझ में आया कि नहीं। और सिमिलरली देखो ये हमने m2 को किया था तो m2 अपॉन m1 करो इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, r1 अपॉन r2, और फिर वही सारी मेथड अप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, r1 इज इक्वल्स टू r इंटू m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, अच्छी तरीके से इसको याद रखना। देखो फॉर एग्जांपल ऐसा है कि एक मास m है और एक मास 2m है, तो उसका सेंटर ऑफ मास m से कितनी दूरी पे होगा, और सोचो कि ये डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। तो कैसे मालूम करें, तो r1 इज इक्वल्स टू, पहले दोनों के बीच का डिस्टेंस लिख दो 4। ठीक है, फिर कहां से हम मालूम करना है, तो छोटे मास से मालूम करना है। तो इसका मतलब है कि छोटा मास, छोटे मास से नहीं, मतलब कि जो डिस्टेंस मालूम करना है वो m से है, तो उससे अपोजिट वाला मास न्यूमरेटर में लिखो और डिनोमिनेटर में दोनों को प्लस कर दो। 2m प्लस m इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3m। m कट, 4 2 जा 8, 8/3 डायरेक्टली आपका आंसर।
शॉर्टकट, बच्चों कॉम्पिटिटिव में ऐसे ही शॉर्टकट सब यूज करते हैं। अगर हमें यहां से मालूम करना है कि R2 कितना है, तो R2 के लिए देखो दो तरीके हैं। 4 माइनस 8/3 कर दो, 3 4 12, 12 माइनस 8 दैट इज 4, सो 4/3 डायरेक्ट मिलेगा। या तो R2 इज इक्वल्स टू, देखो पूरा डिस्टेंस कितना है 4, तो 4 लिख दिया। अब 2m से मालूम करना है ना, तो इसका मतलब हमें न्यूमरेटर में 2m नहीं रखना है, m रखना है। इनवर्स रेशियो याद करो, डिवाइडेड बाय m प्लस 2m, डिनोमिनेटर में तो दोनों का सम ही करना है। सो व्हाट आंसर यू विल गेट, अगेन 4/3 मीटर। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? ये बहुत अच्छा सम हो गया। आइए एक और सम करते हैं, क्या लिखा है देखिए। एज शोन इन फिगर द 3 आइडेंटिकल स्फीयर, दिख रहा है आपको? ओके, हैविंग अ रेडियस r, कितनी रेडियस है उनकी r, are arranged on the horizontal surface so as to touch one another. The mass of each sphere is m. Determine the position of the cm of the system, taking the center of sphere 1 as the origin. Z axis is a direction perpendicular to the plane of figure. मतलब कि ये बाहर निकल रही है, कौन सी? Z axis। देखो मैंने आपको यहाँ पे आंसर दे रखा है। आपको क्या करना है, सिंपली ये ट्राइंगल जो दिख रहा है, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 0 0। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? तो ये बच्चों कितना है? 1। ये भी कितना है? 1। तो 1 प्लस 1, तो मतलब कि इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2 0। इसके कोऑर्डिनेट देखो, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल की साइड तो आपको मालूम हो गई होगी 2। तो इसके जब कोऑर्डिनेट लिखने हैं ना बच्चों, तब याद रखना अच्छी तरीके से, ये 60 डिग्री है, ये हमने पहले भी किया है, 2 cos 60 और 2 sin 60। इसमें मिसलिनियस सिर्फ यही है कि बच्चे ये कोऑर्डिनेट लिखने में गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है? 2 cos 60 और 2 sin 60। अभी 2 cos 60, cos 60 1/2 होता है, तो 1 हो गया, और ये हो गया √3। ठीक है, अभी आपके पास m1 m2 m3 है, तीनों के मास सेम है। ठीक है, और आपके पास r1 r2 r3 है। आप इसको ले लो r1, इस 2 0 को ले लो r2, और 1 √3 को ले लो r3, और फॉर्मूला जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं वही होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, और आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या होगा? ये देखो, याद रखना दोनों के मास सेम है, इसलिए अगर डायरेक्टली आप ऐसा करोगे R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाई 3 तो भी चलेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम मास है तो ऐसा कर सकते हैं। अभी एक सम और देखिए, ये बहुत अच्छा सम है, अच्छी तरीके से इसको पढ़िए, मिसलिनियस सम है। अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस a इज कट फ्रॉम द होमोजेनियस स्फीयर ऑफ रेडियस r। बड़ा वाला स्फीयर जो है उसमें से छोटा वाला स्फीयर को कट किया। Find the position of the center of mass of the remaining part with respect to the center of mass of the original sphere। अभी बच्चों ओरिजिनल स्फीयर का सेंटर ऑफ मास तो ओरिजिन पे होगा ही, ये तो पक्का है। आरसीएम का फॉर्मूला हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, आरसीएम इज इक्वल्स टू m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसको मैं फिर से लिखना चाहूंगा, m कट पार्ट, r कट पार्ट, ठीक है, प्लस m रिमेनिंग पार्ट, r रिमेनिंग पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मास। याद रखना, ये बहुत आपको काम आएगा। ठीक है, अभी ओरिजिनल जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पे है, इसीलिए वो हो गया 0। m कट, m कट का मतलब क्या है कि जो पार्ट हमने कट किया उसका मास कितना है। तो मास का मतलब क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? तो 4/3 पाई a क्यूब। समझ में आ रहा है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास हो गया। ठीक है, और फिर उसका सेंटर ऑफ मास, देखिए ये मास हो गया, और उसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी दूरी पे है? यहां से हमें दिया है b, तो यहां लिखना है हमें b। ठीक है, प्लस रिमेनिंग पार्ट, तो रिमेनिंग पार्ट का मतलब क्या है? तो डेंसिटी तो पहले हो गई, ठीक है, इनटू वॉल्यूम, तो
पहले कितना वॉल्यूम था, 4/3 पाई r क्यूब, उसमें से कितना वॉल्यूम माइनस करना पड़ा हमें, 4/3 पाई। तो इसकी जो रेडियस है वो है a, तो 4/3 पाई a क्यूब इतना माइनस करना पड़ा। तो ये रिमेनिंग वॉल्यूम आ गया, उसको मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी कर दो तो रिमेनिंग मास आ जाएगा। और हमने कौन सी साइड से कट किया है बच्चों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमने इसको कट कर दिया तो रिमेनिंग जो बचा उसका सेंटर ऑफ मास क्या ओरिजिन पे ही रहेगा, नहीं, उसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां आएगा। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि हमने पॉजिटिव एक्सिस से कट किया है, इसीलिए उसका सेंटर ऑफ मास होगा -x। क्यों, क्योंकि हमने पॉजिटिव एक्स साइड से कट किया। अगर हमने नेगेटिव एक्स साइड से कट किया होता तो सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव की साइड शिफ्ट होता। ये हो गया -x, समझ में आ रहा है ना, डिवाइडेड बाय m। हमें x ही तो मालूम करना है, तो कैसे मालूम करें, इसको उधर जाने दो तो 0 हो गया। सो व्हाट वी कैन से, रो 4/3 पाई a क्यूब b is equals to रो 4/3 पाई r क्यूब माइनस a क्यूब इंटू एक्स। देखो ये -x था इसीलिए प्लस यहाँ पे हो गया, ठीक है। अभी 4/3 पाई रो इंटू 4/3 पाई कैंसल हो गया। सो व्हाट विल बी द x, therefore x will be is equals to a क्यूब b अपॉन r क्यूब माइनस a क्यूब। समझ में आया कि नहीं, देखो आपको आंसर दिया है, आप बोलोगे सर आंसर में तो नेगेटिव दिया है। हाँ सही बात है, क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू मिली, तो इसका मतलब न्यू सीएम कहाँ पे होगा, न्यू सीएम विल बी -x, 0 होगा, मतलब कि कट कर दिया। न्यू सीएम मतलब किसका, रिमेनिंग पार्ट का, तो वो कितना होगा, -a क्यूब b अपॉन r क्यूब माइनस a क्यूब कोमा 0। समझ में आया ना, ऐसे एग्जांपल अच्छी तरीके से ट्राई कीजिए, आपको बहुत हेल्प करेंगे। ऐसा ही एक सम और ले लीजिए, क्या दिया है, देखिए ये डिस्क दी है, शोज द एक्सट्रीमली थिन डिस्क, मतलब यहाँ पर हमें एरिया करना है, हैविंग यूनिफॉर्म मास डेंसिटी रो, ठीक है। द स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/2 इज कट फ्रॉम इट, तो वही यहाँ पर 0 लिखो। फिर पहले मास ऑफ कट पार्ट, मास ऑफ कट पार्ट मतलब कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो बच्चों ये डिस्क है, ये स्फीयर नहीं है, तो डिस्क का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। तो पाई कट पार्ट का रेडियस कितना है, r/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, r²/4। और चलो थिकनेस t ले लेते हैं, ठीक है। तो m कट हो गया इनटू r कट, मतलब कि उसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी दूरी पे, r/2 जितनी दूरी पे, तो इसका मतलब यहाँ पर r/2 प्लस रिमेनिंग पार्ट, तो रो इनटू पूरा जो है, पूरा जो डिस्क है उसका क्या होगा, तो पाई r² और रेडियस ले लेते हैं, सॉरी थिकनेस ले लेते हैं t, माइनस पाई r²/4 इंटू टी। समझ में, ओके। तो ये हो गया पूरा मास, ठीक। एंड यहां से हमने कट किया है ना बच्चों पॉजिटिव एक्स साइड से, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, नेगेटिव एक्स की साइड शिफ्ट होगा, -x। तो मैं यहां पे लिख देता हूं -x, ठीक है। डिवाइडेड बाय अगर टोटल मास करें वो तो उधर जाएगा तो 0 हो ही जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए रो इनटू πr²/4 इंटू टी इंटू r/2 इज इक्वल्स टू रो पाई r²t, इतना कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 - 1/4 दैट इज 3/4 इंटू एक्स, तो क्या कट होता है, रो पाई r²t
रो पाई आर स्क्वेयर टी, इतना कट हुआ। अच्छा देखो ये 4 भी कट हो गया, तो क्या बचा, r/2 इज इक्वल्स टू 3x, तो x इज इक्वल्स टू r/6, और जैसा कि हमने बोला वो नेगेटिव साइड है, therefore r-cm will be equals to -r/6, 0। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल आप अच्छी तरीके से ट्राई करो तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक ही याद रखो, m1r1 इज इक्वल्स टू m2r2, एक शॉर्टकट बोल सकते हो। ये साइड जो है ये कट पार्ट की है, और ये साइड जो है ये रिमेनिंग पार्ट की है। तो रिमेनिंग पार्ट में ये r2 है, इसको डायरेक्टली क्या ले लो, x। समझ में आया कि नहीं, तो डायरेक्टली आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों आज हमने बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार देखिए और अपनी तरीके से ट्राई कीजिए, ठीक है। थैंक यू एंड नमस्कार।